हाँ, तो देखिए इसे T.W. इंगलमैन इन्होंने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम। देखिए बेटा, जो प्लांट है वो डिफरेंट वेवलेंथ को, लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, बट सभी वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। जिस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस होगी, तो जिस वेवलेंथ बोल रहे हैं, अब एक्शन एक्शन क्या है भाई, लाइट का एक्शन यहाँ क्या होगा, वो जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम जो एक्शन शो कर रहा हो, एक्शन मतलब लाइट का एक्शन, यहाँ लाइट का एक्शन है फोटोसिंथेसिस, मतलब वो वेवलेंथ जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी, जब इसकी बात करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था, देखिए, ही डिस्क्राइब्ड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम सच वेवलेंथ। बताया बेटा मैंने आपको कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो वेवलेंथ जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी, एक्टिवली फोटोसिंथेसिस होगी। ही पास द लाइट, बेटा इन्होंने एक प्रिज्म से लाइट को पास कर दिया। तो आप जानते हैं विब ग्योर के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे आपको इसका स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 400 नैनोमीटर की लाइट है, मतलब ये ब्लू रेंज का रहा होगा। आप जान रहे हैं ना, ब्लू से रेड की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है। ये देखिए ये 400 नैनोमीटर की लाइट थी, ये 700 नैनोमीटर की लाइट थी। तो बोल रहे हैं यहाँ से देखिए जब प्रिज्म से लाइट पास करेंगे तो ये पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने एक ग्रीन एल्गे रख दिया, और इसके बाद यहाँ पे एक एरोबिक बैक्टीरिया रखा, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया रख दिए, समझे। तो ये जो ग्रीन एल्गे है, जब इसको लाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अब जिस एरिया में सबसे ज्यादा अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी, और आप जानते हैं अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, तो जिस स्पेक्ट्रम, जिस वेवलेंथ में ज्यादा अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी वहीं पे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, और जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी वहीं पे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठा होने लगा। तो यहां पे देखिए 400 नैनोमीटर जो ब्लू रीजन वाली लाइट थी वहां बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहा है, और ये जो 700 नैनोमीटर है यहां पर बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहा है, समझे। तो इन्होंने बताया कि देखिए मेनली जो ज्यादा फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे देखिए ब्लू रीजन में दिख रही है और रेड रीजन में दिख रही है, यही एक्शन स्पेक्ट्रम है। देखो इन्होंने कहा था कि ये स्पेक्ट्रम है, ये नॉर्मल स्पेक्ट्रम मिल गया विब ग्योर के अकॉर्डिंग, समझे। और ये एक्शन पता चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो ये इन्होंने एक एल्गे लिया था, ये ग्रीन एल्गे, ये यहाँ पे एल्गे लिया, और यहाँ पे ये एरोबिक बैक्टीरिया, ये देखिए ये एल्गे है और ये एरोबिक बैक्टीरिया। तो देखिए बोल रहे ही पास द लाइट फ्रॉम ए प्रिज्म, देन द लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द विब ग्योर। ही एक्सपेरिमेंट ऑन ए ग्रीन एल्गे, इन्होंने ग्रीन एल्गे लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ग्रीन एल्गे है, क्लेडोफोरा, दैट वाज प्लेस्ड इन द सस्पेंशन ऑफ ए एरोबिक बैक्टीरिया, और इन्होंने बैक्टीरिया लिया था एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया हेल्प्स टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। क्लेडोफोरा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट इज ए ग्रीन एल्गे। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रीन एल्गे ले लिया था, क्लेडोफोरा ले लिया था, ध्यान रखिएगा, समझे, ये ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो देखिए फिर से बता रहे हैं, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम को क्वेश्चन आ जाता है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम को किसने डिस्क्राइब किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका T.W. इंगलमैन। इन्होंने क्या किया था, प्रिज्म से लाइट को पास किया, व्हाइट लाइट या जर्नल लाइट जो होती है, तो ये आगे अपने स्पेक्ट्रम में, ये लाइट का स्पेक्ट्रम है, ये समझिए लाइट का स्पेक्ट्रम है, यहां पे मिल जाएगा आपका स्पेक्ट्रम है जो कि मिलता है, जानते वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, समझे, ये आपको मिल जाएगा। तो ये लाइट का स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो ये ब्लू रीजन है और ये रेड रीजन है। यहां पे ग्रीन एल्गे रख दिया, क्लेडोफोरा। अब जिस रीजन की लाइट, जिस वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छे से होगी
वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इवॉल्व होगी और वहीं पर ये एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने देखा कि इस ब्लू रीजन में ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया कलेक्ट हो रहा है और इस रेड रीजन में ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, समझे। तो यहाँ पे ही बोलो, इन्होंने कहा कि यहाँ पे ही देखिए ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो ये बात अलग है कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये एक अलग बात है कि किस लाइट में कितनी अच्छी फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो लाइट में किस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस कैसी हो रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम। आइए, बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखिएगा मिडिल ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे। Middle of 19th century, the empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organism was then understood। पहले empirical equation क्वेश्चन आ जाए कि पहले मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में फोटोसिंथेसिस की empirical इक्वेशन क्या थी, तो CO2 प्लस H2O इट गिव्स CH2O प्लस O2। यहां इन्होंने CH2O को कहा था ये कार्बोहाइड्रेट है, यूजली फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और O2 यहां पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखिएगा, ये 19th सेंचुरी के मिडिल में ये इंपीरिकल इक्वेशन दी गई थी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। देखिए, तो बोल रहे हैं कॉर्नेलियस वॉन नील, बेटा ईयर याद करेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1897 to 1985। इन्होंने दी थी सबसे पहले जर्नलाइज इक्वेशन CO2 2H2A लाइट CH2O 2A प्लस H2O। बेटा यहाँ पे ये जो H2A है ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, बाई प्रोडक्ट, यहां पे क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। ये 2H2A, तो बोल रहे हैं ये कुछ होगा जिसने हाइड्रोजन डोनेट किया है फोटोसिंथेसिस में। तो ही डन स्टडी इन द ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, ही डन स्टडी इन द ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इन्होंने ये बताया कि बेटा ये जो ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं, इनमें हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं होता है, इनमें हाइड्रोजन डोनर ये H2S होता है। और बेटा यहां जब ऑक्सीजन होगी तब तो यहां ऑक्सीजन आएगी, अगर यहां H2O है तो यहां पर ऑक्सीजन आएगी, अगर यहां H2S है तो यहां पर ऑक्सीजन कैसे आएगी। तो अगर यहां हाइड्रोजन डोनर यहां पे H2S होगा तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, या तो आपका सल्फर मिलेगा और या तो सल्फेट मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में हो रही है फोटोसिंथेसिस। तो कह रहे यहां पर O2 इज नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, हियर सल्फर और सल्फेट इज फॉर्म्ड डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। ऐसी फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं भैया कॉर्नेलियस वॉन नील, इन्होंने जर्नलाइज्ड इक्वेशन दे दी थी CO2 प्लस 2H2A लाइट की प्रेजेंस में CH2O प्लस 2A प्लस H2O, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ये जो H2A है ये वो कंपाउंड है जो प्रोवाइड करने वाला है हाइड्रोजन डोनर है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये देखा जाएगा, अगर इसके पास ऑक्सीजन है तो यहां पे बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनेगी, अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो यहां पर बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं बनेगी। इन्होंने स्टडी करी थी ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे। तो इन्होंने कहा था कि यहां पर जो हाइड्रोजन डोनर है ये H2S है, यहां पर देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फाइनली, या तो सल्फर मिलेगा या तो सल्फेट मिलेगा। तो जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इस ऐसी फोटोसिंथेसिस को कहते हैं एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस के लिए इन्होंने ये जर्नलाइज्ड इक्वेशन दे दी थी। बेटा दिस इज जर्नलाइज्ड इक्वेशन फॉर एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इस एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के लिए जर्नलाइज्ड इक्वेशन, वहां जहां H2A था वहां H2S रख दीजिए, बाकी का सेम रहेगा CH2O, यहां पे सल्फर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे सल्फर रिलीज हो रहा है और प्लस वाटर।
अब बोल रहे हैं दिस इज फाउंड इन द ग्रीन, इन्होंने पहले देखा था ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, ध्यान रखेंगे। तो ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। यहां पर जो हाइड्रोजन डोनर है ये H2S होता है। फिर इन्होंने कहा था ये जो एक्चुअली आप लोग देख रहे हैं फाइनली या नेट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये होती है हायर प्लांट्स में एंड साइनोबैक्टीरिया में। यहां पे जो हाइड्रोजन डोनर होता है, यहां पे हाइड्रोजन डोनर वाटर होता है, तभी बाई प्रोडक्ट में O2 इवॉल्व होती है। ऐसी फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसके लिए इन्होंने जर्नलाइज्ड इक्वेशन दी थी, देखिए यहाँ पे 2H2A की जगह H2O कर दिया इन्होंने। और यहाँ पे देखिए बाई प्रोडक्ट में क्या मिलने लगा, ऑक्सीजन मिलने लगा। तो वॉन नील कंक्लूडेड दैट, बोले इन्होंने फिर फाइनली ये बताया, देखिए इन्होंने अभी बताया था मगर यहाँ पे इन्होंने रेडियो एक्टिव टेक्निक से प्रूफ नहीं किया था, ये इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इन्होंने ये बताया था कि भैया ये जो ऑक्सीजन निकलता है ये वाटर से आता है, CO2 से नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ये जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ये वाटर से आता है, CO2 से नहीं आता है। ये सबसे पहले बताया था वॉन नील ने। बट ध्यान रखेंगे अगर आ जाए रेडियो एक्टिव टेक्निक से तो ये इन्होंने नहीं बताया था, अभी तक इन्होंने रेडियो एक्टिव टेक्निक का यूज नहीं किया था, समझे। तो यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहां मैंने आपको बताया बेटा कॉर्नेलियस वॉन नील, ईयर याद करेंगे 1897 टू 1985। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक जर्नलाइज्ड इक्वेशन दे दी थी और यहां पे कोई हाइड्रोजन डोनर ले लिया था 2H2A और कहा था ये देखिए ये कोई बाई प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा। इन्होंने स्टडी किया था ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। और इन्होंने क्या कहा था कि बोल रहे भैया अगर यहां पे एक्चुअली में हाइड्रोजन डोनर H2S होता है और क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो इनके में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं मिलता था, या तो सल्फर मिलेगा या तो सल्फेट मिलेगा। और वो फोटोसिंथेसिस जिसमें बाई प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। वो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रहा है उसे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। इसके लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन तो बस यहां पे सिंपल जो H2A था H2S रख दीजिए और यहां पे सल्फर आ जाएगा। कहां पे होगी, ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाएगी। बोल रहे नेट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे होगी, तो हायर प्लांट्स में होगी और साइनोबैक्टीरिया में होगी। यहां पर हाइड्रोजन डोनर वाटर होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहां पर ऑक्सीजन जो है इवॉल्व होगी। तो इस तरीके की फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, समझे। और इसके लिए इक्वेशन इन्होंने जर्नलाइज्ड इक्वेशन दी, यहां पर H2O रख दिया और यहां पर O2 आ गया। तो सबसे पहले वॉन नील ने ये प्रूफ किया था इस इक्वेशन से फाइनली कि भैया ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये वाटर से निकलती है, ये CO2 से नहीं निकलती है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट हिल एंड बेंडल। बेटा रॉबर्ट हिल जो थे इन्होंने लाइट रिएक्शन के बारे में बात करी थी। इन्होंने डिटेल स्टडी करी थी लाइट रिएक्शन और इन्होंने बताई थी जेड स्कीम, जो इसी चैप्टर में आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने डिटेल स्टडी करी थी लाइट रिएक्शन की और प्रपोज करा था इन्होंने जेड स्कीम। बोल रहे भैया आइसोलेटेड द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ स्टिलेरिया प्लांट। स्टिलेरिया प्लांट की पत्तियों से क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया था। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए इन्होंने दिखाया था कि ये कोई कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है और यही फाइनली देखिए यही आगे चल के ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर होना चाहिए। तो ही ऑल्सो स्टडीड दैट द फोटो, हाँ इन्होंने ये भी बताया था भैया कि लाइट रिएक्शन में जो है वाटर की ब्रेकडाउन होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ध्यान रखिएगा। ये सब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो ही ऑल्सो स्टडीड द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बोल रहे इट अकर्स ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो शुरू से इन्होंने कहा था यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर होना चाहिए। तो देखिए बोले हिल रिएक्शन में, बोले हिल रिएक्शन में हिल रिएजेंट इसको नाम दे दिया गया। तो हिल रिएजेंट क्या है, दो तरीके का, एक तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में आता है आपका NADP और आर्टिफिशियल में एक तो पोटेशियम फेरी साइनाइड और DCPIP।
डाईक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, ये एक ब्लू डाई होती है। तो इसको इन्होंने जो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है इसके लिए इन्होंने टर्म दे दिया हिल रिएजेंट, हिल रिएजेंट टर्म दे दिया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नाम है रॉबर्ट हिल एंड बेंडल। इन्होंने क्या किया था, इनको क्रेडिट दिया गया डिटेल्ड स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन एंड प्रपोज द जेड स्कीम, जेड स्कीम इन्होंने दी थी। आइसोलेटेड द क्लोरोप्लास्ट, इन्होंने स्टीलेरिया प्लांट से, ध्यान रखिएगा, स्टीलेरिया प्लांट की पत्तियों से क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया था। और एक इक्वेशन लिखी भाई कि यहाँ कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो 2H2A प्लस ये O2 मिल जाएगा। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्लस इन्होंने ये बताया था कि जब आपका फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पे लाइट रिएक्शन में ही वाटर का भी ब्रेकडाउन होता है, इसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में बताया था। बोल रहे ये जो वाटर की फोटोलिसिस होती है तो जो हाइड्रोजन निकलता है उस हाइड्रोजन को रिसीव करने के लिए एक प्रॉपर हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है और इस हाइड्रोजन एक्सेप्टर को हिल रिएजेंट बोला गया। तो बोल रहे हैं दो तरीके का होता है, एक तो नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर और दूसरा आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर को NADP बोलेंगे और आर्टिफिशियल नाम याद करिएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड और दूसरा DCPIP, डाईक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल। ये एक ब्लू कलर की डाई होती है। बेटा देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कॉर्नीलियस वॉन नील ने सबसे पहले बताया था। क्या बताया था, बताइए क्या बताया था इन्होंने, कि ये जो ऑक्सीजन निकलती है, ये क्या बताया था, वॉन नील ने ये बताया था कि ये जो ऑक्सीजन निकलती कहाँ से निकलती, बोलिए। हाँ, ये वाटर से निकलती है, CO2 से नहीं। मगर मैंने कहा था अगर क्वेश्चन आ जाए कि किन्होंने ये बताया था कि रेडियो एक्टिव टेक्निक से, ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को किसने यूज किया था और ये प्रूफ किया था, देखिए तो यहां पे आंसर देखिए चेंज हो जाएगा, रूबेन हासिद एंड कामेन। ध्यान रखिएगा, रूबेन हासिद एंड कामेन इन्होंने बताया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से साइंटिस्ट है जिसने रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक मेथड से ये प्रूफ कर दिया था कि ये जो ऑक्सीजन निकल रही है एज ए बाई प्रोडक्ट ये वाटर से आ रही है ना कि CO2 से आ रही है। तो इन्होंने एक आइसोटोप ले लिया। बेटा ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जो ऑक्सीजन होती है वो O16 होती है। तो यहाँ पे नॉर्मल CO2 जो थी उसकी ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन थी जो जर्नल ऑक्सीजन होती है, मगर यहाँ पे वाटर में जो ऑक्सीजन थी ये इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लिया था, ये O18 है, ये इसका आइसोटोप है, समझे। और यहाँ पे देखा इन्होंने, देखिए ये बाई प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन निकल रही है यहाँ पे भी O18 है। तो इन्होंने इस तरह से प्रूफ कर दिया था, देखिए ये O16 जो है ये यहाँ पे है, अभी भी वाटर में है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो मिल रहा है वहां पे है, जबकि O18 कहाँ में आ रही है, यहाँ पे। तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो O18 वाली है और यहाँ पे ये प्रूफ हो गया वो फाइनली। तो ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइनली ये प्रूफ किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक टेक्निक से, ध्यान रखिएगा। वॉन नील ने ये बताया था कि जो ऑक्सीजन निकलती है ये वाटर से निकलती है, CO2 से नहीं निकलती है, समझे। मगर उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक टेक्निक नहीं बताई थी, जबकि इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करके ये फाइनली प्रूफ कर दिया था कि ये देखिए वाटर में हमने यहाँ पे O18 ले लिया और यहाँ पे भी O18 मिल रहा है। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन के दो आइसोटोप हैं, एक तो ऑक्सीजन 16 और दूसरा ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन O18, समझे। तो यहाँ पे इन्होंने आइसोटोप लिया था, ठीक है। चलिए तो बेटा देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो जनरली बेटा ये पत्ती में होती है या पौधे के हरे भाग में है। तो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस लीफ में होती, बट लीफ के अलावा और कहाँ कहाँ हो सकती है बेटा। जैसे देखिए फ्लावर में सबसे पहला वर्ल होता है कैलिक्स, समझे, जो सबसे नीचे होती पत्तियां, छोटी छोटी पंखुड़ियां होती हैं। इसको हम लोग और डिटेल में मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता दे रहा हूँ। फ्लावर में बेटा ग्रीन होता है, कैलिक्स ग्रीन होते हैं, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। जो हर्बेसियस स्टेम होते हैं, जैसे धनिया का स्टेम, धनिया का पौधा है, पालक का पौधा है, इनके जो स्टेम होते हैं ना ये भी सॉफ्ट होते हैं। तो जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं इनके स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन कलर के होते हैं, तो यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगी। अब ये देखिए एक टर्म आ रहा है फाइलोक्लेड और एक टर्म आ रहा है क्लेडोड। बेटा दोनों में ही जो स्टेम होता है ये या तो फ्लैट या सिलिंड्रिकल हो जाता है, मोटा तगड़ा हो जाता है, समझे। और यहाँ पर
स्टेम ही फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। तो यहाँ पर दोनों में ही बेटा पहले तो ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है और ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दोनों में ही स्टेम ही मॉडिफाई होता है, मगर क्या डिफरेंस होता है फाइलोक्लैड और क्लैडोड में? बेटा क्लैडोड में एक, बेटा क्या आप लोग जानते हैं, यहां देखिए, ये देखिए नॉर्मल कोई स्टेम अगर है तो इसमें ये होते हैं नोड्स, ये है नोड, देखिए ये नोड है और नोड के बीच में जो जगह है ये इंटर नोड है, समझे? तो जो स्टेम होता है इसमें नोड और इंटर नोड पाया जाता है। जो फाइलोक्लैड है उसमें कई सारे नोड और इंटर नोड हो सकते हैं, जबकि क्लैडोड में एक या दो ही पाया जाएगा, लिमिटेड पाया जाता है, एक या दो नोड या इंटर नोड पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो फाइलोक्लैड और क्लैडोड ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये भी आपका मॉडिफाई होकर के सिलिंड्रिकल या फ्लैट होगा, ये भी सिलिंड्रिकल या फ्लैट होगा। ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। मगर डिफरेंस मैंने आपको बताया, जो फाइलोक्लैड है ये इसमें कई सारे इंटरनोड होंगे, मैनी नोड एंड इंटरनोड, और यहां पे 1 to 2 नोड एंड, तो ये लिमिटेड होता है, क्लैडोड लिमिटेड होता है, जबकि फाइलोक्लैड बड़ा होता है, अनलिमिटेड है, कई सारे नोड और इंटरनोड हो सकते हैं, समझे? फिर बोल रहे हैं बेटा और, तो कहाँ कहाँ, एक तो लीफ में होती है, लीफ के अलावा बेटा कैलिक्स में, अगर कैलिक्स जो है जर्नली कैलिक्स जो है ग्रीन कलर के होते हैं, सेपल बोलेंगे। स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट, जो हर्बेसियस प्लांट है जैसे धनिया का पौधा, पालक का पौधा, ये सॉफ्ट जो हैं और हरे हैं इनके जो स्टेम, वहां पे होगी फोटोसिंथेसिस। फाइलोक्लैड और क्लैडोड बताया है, दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है और दोनों में ही स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होने लगती है, स्टेम ही पत्ती का काम करने लगता है। तो या तो सिलिंड्रिकल हो जाएगा या तो वो फ्लैट हो जाएगा, समझे? मगर यहाँ पे इसमें कई सारे नोड और इंटर नोड पाए जाएंगे और इसमें एक या दो नोड और इंटर नोड पाए जाएंगे। तो ये अनलिमिटेड है और ये लिमिटेड है, ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। प्लस बेटा नॉर्मली रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, मगर ट्रैपा एंड टीनोस्पोरा, ट्रैपा सिंघाड़ा होता है, इसकी जो जड़ होती है, जड़ में बेटा क्लोरेन काइमा डेवलप हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी जड़ में, रूट में, जब एसिमिलेटरी रूट बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, एसिमिलेटरी रूट का मतलब ही होता है फोटोसिंथेटिक रूट। तो यहाँ पे रूट में जो पैरेन्काइमा होता है उसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, तब उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ रूट में क्लोरेन्काइमा डेवलप हो जाता है, इसलिए जो रूट्स होती हैं ये इसकी एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट्स हो जाती हैं, ध्यान रखेंगे। अब नॉर्मली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट में। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो बेटा बैक्टीरिया में ना, नॉर्मली अगर आप बात करें तो ये जो अगर कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है ये अंदर इन्वेजिनेट हो जाएगी और इन्वेजिनेट होकर के ये बनाती है क्रोमेटोफोर। तो बैक्टीरिया में ना क्रोमेटोफोर पाया जाता है और ये क्या है? मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन या मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन से बनता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो क्रोमेटोफोर है ये सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाएंगे, ये केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मली प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट आंसर है। मगर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस तो इसकी जो मेम्ब्रेन है अंदर इन्वेजिनेट हो करके ये क्रोमेटोफोर बनाती है।
यहाँ क्रोमेटोफोर में फोटोसिंथेसिस होगी, मगर ये क्रोमेटोफोर भी सारे बैक्टीरिया में नहीं होगा, ये केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाया जाएगा। अब नॉर्मली अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो बेटा ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, और ज़्यादा डिटेल में इसको मैं सेल चैप्टर में भी बताऊंगा आपको, बट यहां पे भी ये टर्म आया है तो एक बार बता रहा हूं। बेटा ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। दो मेम्ब्रेन है इसमें, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो लेस सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो मोर सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है। पहले तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है ये, और ये बाहर वाली है आउटर मेम्ब्रेन। बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है, और अंदर वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। ये लेस सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये मोर सेलेक्टिवली परमिएबल है। बीच में जो जगह होती है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसको पेरीप्लास्टिडियल इसको कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में एंजाइम्स पाए जाते हैं, डार्क रिएक्शन के एंजाइम। बेटा ध्यान रखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस होती है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट इंडिपेंडेंट बोलते हैं हम लोग, लाइट पे सीधे डिपेंड नहीं करती, इनडायरेक्टली। ध्यान रखिएगा, डार्क रिएक्शन लाइट पे सीधे डिपेंड नहीं करती है, बट लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, समझे। तो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। वो जरूरी नहीं है डार्क में ही हो रही है, वो लाइट पे मतलब लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, तो दिन में भी हो सकती है, आप समझिए। तो जरूरी नहीं वो डार्क में ही होगी, लाइट पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसे, डार्क रिएक्शन। तो यहां पे सारे स्ट्रोमा में बेटा एंजाइम्स पाए जाएंगे, एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के एंजाइम पाए जाएंगे। और बेटा कौन सा इसका एग्जाम्पल क्या है, बताओ क्या पाया जाता है इसमें, रूबिस्को। रूबिस्को, ठीक है, बताइए रूबिस्को के साथ एक और टर्म जुड़ा हुआ है, कोई बताएगा। मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम, ध्यान रखिएगा, तो सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट अबेंडेंट है ये रूबिस्को। तो मोस्ट अबेंडेंट ये लीजिए, तो ये स्ट्रोमा है बेटा। इसमें देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर यहां लिख लीजिए मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम, मोस्ट अबेंडेंट। और भी स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है बेटा, यहां पर आरएनए पाया जाएगा, यहां पर राइबोसोम पाया जाएगा। तो स्ट्रोमा में ही यहां पे इसमें आरएनए है, तो ये है इसमें आरएनए, यहां पे इसमें राइबोसोम है। बेटा ध्यान रखेंगे इसमें पाया जाता है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम पाया जाएगा। और
लिपिड भी पाया जाता है, ये मान लीजिए 5 मान दिया, इसको 6 नंबर दे देते हैं। लिपिड भी पाया जाएगा यहां पर, लिपिड्स भी पाए जाते हैं स्ट्रोमा में ही, देखिए लिपिड्स हैं। और इसके अलावा बेटा देखिए यहां पर ये इस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग थाइलेकोइड कहते हैं। एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को इस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग थाइलेकोइड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई मुझे बताएगा बेटा ये जो थाइलेकोइड, ये जो थाइलेकोइड का पूरा ढेर है इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेना। और एक ग्रेना में कितने थाइलेकोइड होते हैं? 10 से 100, ध्यान रखिएगा, लगभग 10 से 100 थाइलेकोइड ये एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं। तो 10 से 100 अप्रोक्सीमेटली 10 से 100 थाइलेकोइड ये आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं ग्रेना। प्लूरल ग्रेना बोलते हैं, सिंगुलर ग्रेनम होगा। तो ये ग्रेना, ग्रेना बोलते हैं, समझे बेटा? ध्यान रखिएगा ये जो ग्रेना है, ये ग्रेना यहाँ पे कई सारे ग्रेना हैं और ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं इस तरह से। ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो स्ट्रक्चर जो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करता है, बताइए इसको क्या कहेंगे? हाँ, इनको बोलते हैं इंटरग्रेनल इंटरग्रेनल थाइलेकोइड, या इन्हीं को कहते हैं फ्रेट चैनल। इंटरग्रेनल थाइलेकोइड दे कनेक्ट ग्रेना को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसे बोलते हैं इंटरग्रेनल थाइलेकोइड या फ्रेट चैनल भी बोलते हैं। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है बताइए? ये लार्जेस्ट थाइलेकोइड भी बोलते हैं। और बोलो, और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, इन्हें स्ट्रोमल लैमिले भी बोलते हैं, इन्हीं को स्ट्रोमल लैमिले भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहे हैं बेटा ये देखिए ये क्वाइन के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग थाइलेकोइड बोलते हैं। 10 से 100 थाइलेकोइड आपस में मिल करके क्वाइन का एक ढेर बनाते हैं जिसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसे इंटरग्रेनल थाइलेकोइड या फ्रेट चैनल या लार्जेस्ट थाइलेकोइड या स्ट्रोमल लैमिले भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें अपना खुद का देखिए आरएनए है, राइबोसोम है और खुद का अपना सर्कुलर, बेटा ध्यान रखेंगे यहाँ जो राइबोसोम है 70S राइबोसोम है। यहाँ 70S का मतलब होता है 50S प्लस 30S जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की जैसा होता है। और यहाँ पे देखिए सर्कुलर डीएनए है इसका, इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए, तो देखो बेटा इसके पास आरएनए है, राइबोसोम है, डीएनए है, तो इसके पास पूरी प्रोटीन सिंथेटिक
मशीनरी है, ध्यान रखिएगा। तो इसके पास पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है, जिसके कारण कुछ प्रोटीन का ये सिंथेसिस कर लेगा, ध्यान रखिएगा। इसके कारण ये कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस अपने लिए खुद कर लेगा, मगर कुछ प्रोटीन के लिए इसे न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड होना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पर देखिए क्या है, इसके पास अपना आरएनए है, अपना राइबोसोम है, अपना डीएनए है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। तो बोल रहे हैं इसके पास पूरा प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है, इसलिए कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस तो कर लेता है अपने लिए, मगर कुछ प्रोटीन के लिए डीएनए के न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड होना पड़ता है। तो अभी इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्योंकि ये कुछ प्रोटीन तो खुद सिंथेसिस कर लेता है और कुछ प्रोटीन के लिए इसको डिपेंड करना पड़ता है न्यूक्लियस के डीएनए पे। अब ये जो बेटा ये आप देख रहे हैं थाइलेकोइड, अगर आप थाइलेकोइड को अंदर से देखेंगे, ये देखिए, तो ये जो थाइलेकोइड है इसमें यहां अंदर इस तरह से ये छोटी छोटी फोटोसिंथेटिक यूनिट होती हैं। ये जो यूनिट है इनको क्वांटासोम कहते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है इनको क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेटा जो क्वांटासोम होता है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्वांटासोम होते हैं इसी के अंदर, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भरे होते हैं। यहाँ पे 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और 50 कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वांटासोम होता है इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एंड 50 कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे 160 क्लोरोफिल ए होता है और 70 क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया, और ये सब देखिए, अब ये मैं पूरा फाइनल यहाँ स्ट्रोमा भरे देता हूँ। ये इसमें स्ट्रोमा है, अंदर जो भी लिक्विड पाया जाता है इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ये स्ट्रोमा भर दिया, ये आपका क्लोरोप्लास्ट तैयार हो गया है, ये लीजिए, समझे। तो अभी मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट, मैं आपसे बता रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, बताइए कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं यहाँ क्लोरोप्लास्ट में। बताओ बेटा, आयुषी बताओ कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं क्लोरोप्लास्ट में। हाँ सर, आप 2 की ओर इशारा कर रहे हैं तो पक्का 2 तो नहीं है, तो यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन है, ध्यान रखिएगा। तीसरी मेम्ब्रेन कहाँ है? 2 मेम्ब्रेन तो दिखा रहे हो आप, तीसरी मेम्ब्रेन, अरे भैया ये नहीं दिख रही है। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन कौन गिनेगा। हाँ, तो ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट में कितनी, अगर हम बोलें कि क्लोरोप्लास्ट, वैसे क्वेश्चन समझिए, कितनी मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, तो आंसर है 2। मगर कितनी मेम्ब्रेन है इसमें, तो आंसर है 3। समझिए 3 मेम्ब्रेन, क्योंकि तीसरी मेम्ब्रेन किसकी है, थाइलेकोइड की। तो ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में ओवरऑल 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्योंकि तीसरी मेम्ब्रेन जो है ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। देखिए यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं, नॉर्मली बेटा जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस नॉर्मली कहाँ होती है, लीव्स में होती है। मगर लीव्स के अलावा भी क्या फोटोसिंथेसिस होती है, हाँ, तो सेपल में होती है बेटा, क्योंकि ये ग्रीन पाए जाते हैं। स्टेम जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनके स्टेम में होती फोटोसिंथेसिस।
फिर और कहाँ होती है, फाइलोक्लैड और क्लैडोड में हो सकती है। अभी बताया मैंने बेटा, फाइलोक्लैड और क्लैडोड दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है। इसमें फ्लैट या सिलिंड्रिकल हो जाता है स्टेम और ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है, लीफ का काम करने लगता है। मगर डिफरेंस ये कि फाइलोक्लैड में अनलिमिटेड नोड और इंटरनोड हो सकते हैं, जबकि क्लैडोड जो है इसमें एक या दो नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे। कुछ जो रूट्स होती हैं जैसे सिंघाड़ा है, ट्रैपा है, टीनोस्पोरा है, इनकी रूट्स में जो पैरेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है, तब इसको हम लोग एरेनकाइमा बोलने लगते हैं। तो इनकी रूट्स में क्लोरेनकाइमा, ध्यान रखिएगा, पैरेनकाइमा में जब क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है तब इसको हम लोग क्लोरेनकाइमा बोलने लगते हैं। और ये क्लोरेनकाइमा होने के कारण अब ये फोटोसिंथेसिस करने लगती है। तो ऐसी रूट्स को हम लोग फोटोसिंथेटिक रूट या एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। कहाँ पाई जाएगी, ट्रैपा एंड टीनोस्पोरम पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मली ग्रीन प्लांट में जो साइट है फोटोसिंथेसिस का वो है क्लोरोप्लास्ट, मगर जो बैक्टीरिया होता है फोटोसिंथेटिक, सभी बैक्टीरिया में नहीं बेटा, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वहां पे उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर इन्वेजिनेट होकर के इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेती है। इनको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। तो ये क्रोमेटोफोर्स केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, सुनिए ध्यान से। तो ये नॉर्मली अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, बेटा ध्यान रखना, ये लेस सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन ये मोर सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। दोनों के बीच में जो जगह दिखाई दे रही है इसे हम लोग पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एंजाइम पाया जाता है डार्क रिएक्शन का, रूबिस्को बेटा पाया जाता है। रूबिस्को जो है मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम है, ध्यान रखिएगा। और क्या क्या पाया जाता है, खुद का बेटा आरएनए है, खुद का अपना राइबोसोम है, यहाँ 70S राइबोसोम पाया जाता है, और सर्कुलर डीएनए जो कि प्रोकैरियोट के जैसा डीएनए है। ध्यान रखिएगा, मैं बेटा क्लोरोप्लास्ट के लिए बोलते ही हैं कि ये समझो एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गई है। इस तरीके से इसका ओरिजिन भी होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो ओरिजिन होता है इसको एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन बोलते हैं, कि किसी यूकैरियोटिक सेल ने किसी प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया है और वो साथ साथ रहने लगे हैं, डाइजेस्ट नहीं किया, समझे। तो इसका अगर ओरिजिन बोला जाए तो इसका ओरिजिन के लिए बोलते हैं, इसका ओरिजिन है एंडोसिम्बियोटिक। एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन होता है कि ये बोल रहे हैं कि भैया किसी यूकैरियोटिक सेल ने किसी प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया है, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है कोई साइनोबैक्टीरिया था मान लो। तो कह रहे हैं अगर ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल साइनोबैक्टीरिया था तो वो आगे चलकर क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, और अगर ये कोई एरोबिक बैक्टीरिया था ना तो वो आगे चल करके माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के लिए एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन की थ्योरी दी जाती है। खैर यहां आइए, तो बोल रहे हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट में खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद का सर्कुलर डीएनए है। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट फोटोसिंथेटिक मशीनरी है। इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये अपने लिए एक्चुअली में कुछ प्रोटीन अपने लिए खुद से बना लेता है, मगर कुछ प्रोटीन के लिए ये डीएनए के न्यूक्लियस के डीएनए पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। अब बोल रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर लिपिड्स भी पाया जाता है, कुछ स्टार्च भी पाया जा सकता है। बेटा फोटोसिंथेसिस हो रही है तो जो ग्लूकोज होगा तो स्टार्च भी इसमें पाया जा सकता है। देखिए थाइलेकोइड जो है, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्वाइन के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग थाइलेकोइड बोलते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ध्यान रखिएगा, थाइलेकोइड के चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और 10 से 100 थाइलेकोइड आपस में इकट्ठा होते हैं तो ये बना देते हैं ग्रेना। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है तो इसको ग्रेनल या थाइलेकोइड मिलकर के ग्रेना बना रहे हैं तो इसे ग्रेनल थाइलेकोइड भी बोल सकते हैं। और कहीं कहीं पे ना थाइलेकोइड तो होते हैं मगर ग्रेना नहीं बनाते हैं। तो कुछ जो आपके हायर प्लांट्स हैं, जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट है ना, वहां पर तो बेटा ये आपके बोलते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मगर जो यूकैरियोटिक एल्गे होता है ना वहां पे थाइलेकोइड तो होते हैं बट वो अरेंज करके ग्रेना नहीं बनाते हैं। तो यूकैरियोटिक एल्गे में एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
तो अगर क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है, मतलब थाइलेकोइड आपस में अरेंज होकर के ग्रेना बना रहे हैं, तब तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट्स का कैरेक्टर है बेटा, प्लांट्स में पाया जाएगा। जबकि आपकी यूकैरियोटिक एल्गे जो होते हैं उसमें ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर ग्रेना के बेसिस पे, ग्रेना के बेसिस पे क्लोरोप्लास्ट दो तरीके का होता है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो कि नॉर्मली बेटा प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स में, और दूसरा ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ये होता है यूकैरियोटिक एल्गे में। मतलब इसमें थाइलेकोइड तो हैं बट वो अरेंज होकर के ग्रेना नहीं बनाएंगे, समझे। और नॉर्मली जब ये अरेंज होकर के ग्रेना बना देते हैं तब इसी को हम लोग ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, मतलब क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए चैनल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग फ्लैट चैनल या फ्लैट इंटरग्रेनल, दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इंटरग्रेनल थाइलेकोइड भी बोलते हैं, फ्लैट चैनल भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट थाइलेकोइड हैं, इन्हीं को स्ट्रोमल लैमिले भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब आपस में थाइलेकोइड को कनेक्ट करते हैं। ये जो थाइलेकोइड होता है बेटा ध्यान रखना, ये खाली जगह है ओवरऑल ना, ये थाइलेकोइड ऐसे जैसे कोई आपके स्कूटी का टायर है उसका ट्यूब दिखाई दे रहा हो, ये ट्यूब की तरीके से होता है, समझ लीजिए। यहाँ बीच में खाली जगह है, इसे ल्यूमेन बोल सकते हैं, ल्यूमेन, समझे। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इनको हम लोग क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वांटासोम इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल और 50 कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। ये जो 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं इसमें से 160 क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। देखो बच्चों एक इसमें कर लीजिए, ये फंक्शनल यूनिट कर लीजिए, इसको फंक्शनल यूनिट होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्वांटासोम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शनल यूनिट होता है। जबकि ये जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। थाइलेकोइड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो आंसर हो जाएगा थाइलेकोइड। और फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो आंसर हो जाएगा क्वांटासोम, ध्यान रखेंगे इसे बेटा। ये देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आउटर मेम्ब्रेन लेस सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये होती है मोर परमिएबल। लेस सेलेक्टिवली परमिएबल है मतलब मोर परमिएबल, जबकि ये इनर मेम्ब्रेन है मोर सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब लेस परमिएबल। जिसको सेलेक्ट करेगी उसी को अंदर जाने देगी, सबको नहीं अंदर जाने देगी, ठीक है। चलिए